नमस्कार, मैं आलोक द्विवेदी, राजनीति रणनीतिकार और प्रचार सलाहकार। दोस्तों, आज मैं आपसे बिहार में एक बयान जारी हुआ है उसके बारे में चर्चा करना चाहता हूँ। नीतीश कुमार ने परसों एक बयान जारी किया। उस दौरान मंच में तेजस्वी यादव के साथ साथ में कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद भी उपस्थित थे। नीतीश कुमार ने कहा कि कांग्रेस को अब देर नहीं करना चाहिए, उन्हें सभी विपक्षियों को एकजुट करना चाहिए। लगे हाथ तेजस्वी यादव ने भी कांग्रेस से ही अपील कर दी। उसके बाद सलमान खुर्शीद का बयान आता है। सलमान खुर्शीद कहते हैं कि दो लोगों में जब प्यार होता है तो समस्या ये होती है कि सबसे पहले आई लव यू कौन बोलेगा, कि मतलब इसको लेकर के आगे कौन बढ़ेगा। नीतीश कुमार ने जो बयान दिया है कि अगर सभी दल इकट्ठा हो जाएंगे, विपक्षी दल, तो भाजपा जो है वो 2024 में 100 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाएगी, मतलब कि वो दहाई का आंकड़ा क्रॉस नहीं करेगी। आज मैं चर्चा करता हूँ कि यदि ऐसा संभव हो गया, सभी विपक्षी दल अगर इकट्ठा हो जाते हैं, तो क्या ऐसा संभव है कि भाजपा को 2024 में 100 सीटें भी ना मिले। आप सबको याद होगा 2019 में सपा और बसपा ने मिल करके चुनाव लड़ाई उत्तर प्रदेश में भाजपा के खिलाफ में। एक ग्रैंड अलायंस बना, दोनों पार्टी जो है वो चुनाव में थी, लेकिन भाजपा जो है वो 62 सीट, उसकी सहयोगी अपना दल वो 2 सीट जीतने में कामयाब रही। और भाजपा का जो वोट परसेंट है वो 42% से बढ़कर 49.5% हो गया। मतलब कि कोई ग्रैंड अलायंस बनेगा तभी भाजपा को मुझे कुछ बहुत अधिक नुकसान होता हुआ नहीं दिख रहा है। ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया है जो नीतीश कुमार ने बयान दिया था। दूसरा, एक सबसे बड़ी समस्या विपक्षी दलों में कि सबके अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं। कांग्रेस में से राहुल गांधी हो गए, केजरीवाल हो गए, केसीआर हुए, ममता बनर्जी हो गई। ये सभी जो राजनीतिक दल हैं जो क्षेत्रीय राजनीति करते हैं, इनकी अपनी महत्वाकांक्षा इतनी हावी है कि सभी एक साथ इकट्ठा इनका होना मुश्किल है। दूसरा, कुछ राज्य तो ऐसे हैं जहां पर सीधे सीधे भाजपा और कांग्रेस की टक्कर होगी, जैसे इसमें गुजरात हुआ, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हुआ, छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, केरल हुआ। ऐसे राज्यों में सिर्फ भाजपा कांग्रेस टक्कर है, वहाँ पर किसी तीसरे दल के लिए कुछ खास जगह बचती नहीं है। दूसरा, मैं आपको एक कारण बताता हूँ। 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के करीब 200 सांसद ऐसे हैं जिनको 50% से अधिक मत मिला है, जिनमें से यूपी जो ग्रैंड अलायंस था उसके खिलाफ में भी भाजपा के 40 सांसद ऐसे हैं जो 50% से अधिक उनको मत प्राप्त हुआ है। तो मतलब यहाँ पर ऐसा कोई भी गठबंधन बन जाएगा तो उसका असर जो है वो नहीं दिखेगा। इसके अलावा जो दिल्ली की 7 लोकसभा सीट है, वहाँ पर भाजपा के 7 उम्मीदवार को 50% से अधिक मत प्राप्त हुआ। अब मैं चलता हूँ गुजरात में 26 लोकसभा सीट है, वहाँ पर सभी सीटों पर भाजपा को 50% से अधिक मत प्राप्त हुआ है। 8 सीटें तो 2009 के लोकसभा में ऐसी थीं जहाँ पर भाजपा को 70% से अधिक मत प्राप्त हुआ है। तो आप सोच सकते हैं, आप कोई अलायंस हो जाए कुछ का फर्क नहीं पड़ता है। ये जो 8 सीटें, इसमें कुछ सीटें बिहार में थी, कुछ सीटें महाराष्ट्र में थी। हालांकि बिहार में नीतीश कुमार आज भाजपा साथ नहीं है और महाराष्ट्र में उद्धव साथ नहीं है, एक फैक्टर जरूर है। इसके अलावा आप देखिए, केरल में भाजपा के पास होने के लिए कुछ भी नहीं है, तमिलनाडु में भाजपा के पास होने के कुछ भी नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं बनता है। तो अगर ग्रैंड अलायंस बन भी जाएगा तो उसका कितना असर होगा। कई राज्य तो ऐसे हैं जहां पर भाजपा को 50% से ऊपर मत प्राप्त हुआ है, जैसे गुजरात में भाजपा को 68% मतदान प्राप्त हुआ, राजस्थान में उसको 63% मतदान प्राप्त हुआ है, दिल्ली में 58% प्राप्त हुआ है, हिमाचल में 56% प्राप्त हुआ है, उत्तराखंड में 55% मत प्राप्त हुआ है, उत्तर प्रदेश में 49.5% मत प्राप्त हुआ है। तो आप देखिए, कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ पर भाजपा को 50, 55, 60, 62% तक मत प्राप्त हुआ है। सर्वाधिक भाजपा को गुजरात मिला है जहाँ पर 68% मत जो है वो भाजपा को प्राप्त हुआ था। तो आप सोचिए कि कहाँ पर कांग्रेस भाजपा को टक्कर दे पाएगी। अगर इन्होंने ग्रैंड अलायंस बना भी लिया तो उसका कोई बहुत ज़्यादा फिलहाल मुझे असर दिख नहीं रहा है। दूसरा, कांग्रेस कैसे साधेगी सबको, जो कांग्रेस अलायंस बनाएगी तो कांग्रेस चाहेगी हर राज्य में लड़े। उत्तर प्रदेश जहाँ पर कांग्रेस की सिर्फ 1 लोकसभा सीट है, वो है रायबरेली सोनिया गांधी की सीट। इसके अलावा कांग्रेस में कोई सीट है नहीं। अब जब कांग्रेस ग्रैंड अलायंस बनने के लिए उत्तर प्रदेश बैठेगी, मायावती अखिलेश यादव को साथ लाना वैसे भी आसान नहीं है।
वो दोनों साथ आ नहीं सकते हैं। दूसरा, कांग्रेस जाएगी तो क्या बोलेगी, मैं एक सीट चुनाव लड़ूंगी, एक सीट तो कांग्रेस लड़ेगी नहीं, तो बोली मैं कम से कम 10 पे लड़ूंगी, 20 पे लड़ूंगी, तो कांग्रेस की कम दावेदारी करेगी। इससे जो नीतीश कुमार ने बात की ना ग्रांड अलायंस बनाने के बारे में, वो मुझे लगता है क्योंकि बिहार में ऑलरेडी कांग्रेस महागठबंधन का पार्ट है, वहाँ तो उनके लिए आसान ही है। जो उनका वोट प्रतिशत मिला था पिछले चुनाव में, उसके आधार पर सीटें बांट लेंगे, वहाँ पर उनके लिए आसान है। अब इसके अलावा जब कांग्रेस जाएगी ममता बनर्जी के पश्चिम बंगाल में, तो मुझे नहीं लग रहा है कि ममता बनर्जी कांग्रेस को वहाँ पर एक भी सीट देने के लिए बोलेगी, वो तो नहीं देना चाहेगी। अब तमिलनाडु आएंगे तो वहाँ पर कांग्रेस पास क्या है, वहाँ भी इनको सीटें बहुत मुश्किल से मिलना है। कर्नाटका में चूंकि वहाँ पर है, वहाँ पर चूँकि कांग्रेस भी है, भाजपा भी है, कर्नाटका में कांग्रेस भी है, भाजपा भी है, जेडीएस भी है, वहाँ पर 3 दल हो गए, तो वहाँ पर कांग्रेस जरूर कुछ उम्मीद कर सकती है, वहाँ तो सीट निकाल सकती है। तो अगर आप देखेंगे, अब केजरीवाल अगर दिल्ली में आती कांग्रेस कहेंगे हमें एक सीट चाहिए, तो मुझे नहीं लगता कि केजरीवाल, क्योंकि 7 सीट केजरीवाल हार तो हो सकता है, 1 सीट दे भी दे, इसके ऊपर तो मुझे उम्मीद नहीं है। बट लेकिन केजरीवाल की अपनी खुद की महत्वाकांक्षा बहुत बड़ी है, वो खुद पीएम बनना चाहते हैं। हालांकि केजरीवाल की 2024 से पीएम बनने की जो संभावना है वो 0% मैं तो कहूँगा, कहीं नहीं है। हाँ, लेकिन उनकी अपनी महत्वाकांक्षा तो होंगी, उनके जब से उनके अपने जो समर्थक होगा तो जरूर कहेंगे आप पीएम बन सकते हैं। हालांकि मुझे लगता है कि वो केजरीवाल सबसे बहुत दूर है। एक बात तो सच्चाई है, भाजपा के अलावा देश में यदि किसी की सरकार बन सकती है तो कांग्रेस ही है। कांग्रेस ही देश में शासन कर सकती है। बाकी सभी क्षेत्रीय राजनीतिक दल हैं, उनका इतना विस्तार नहीं है कि दूसरे राज्यों में जा सके या वहाँ पर जीत सके। सिर्फ केजरीवाल एक ऐसे हैं जो दिल्ली में सीट निकालने की क्षमता रखते हैं और पंजाब में भी क्षमता निकालने के रखते हैं। वो पंजाब में सीट निकल जाएगी, दिल्ली में सीट पाएंगे नहीं पाएंगे मुझे संशय है। 2024 चुनाव होगा ना, तो वहाँ पर जो स्थानीय मुद्दे हैं उसे काफ़ी हद तक भाजपा जो है गौड़ कर देती है। चुनाव सीधा मोदी जी के फेस पे लड़ा जाता है और मोदी जी अपने नाम पर वोट मांगते हैं। जब भी मोदी जी कोई रैली करते हैं, वो किसी सांसद का नाम भी नहीं लेते, उनके नाम वोट भी नहीं मांगते, वो सीधा अपने नाम पर वोट मांगते हैं और कहते हैं आपका एक वोट वो मुझे मिलेगा, तो आप लोग मुझे वोट करिए। नीतीश कुमार ने बयान जरूर दे दिया है, बट मुझे लगता है कि उनका भाजपा दहाई अंक तक नहीं पहुँचेगी। मुझे लगता है कि प्रयास तो कांग्रेस करना है कि दहाई अंक क्रॉस कर पाए, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कांग्रेस की हालत बहुत जर्जर है, वो खराब है, वो हम सब जानते हैं। अभी देखना होगा कि आगे इसमें होता क्या है। अभी वर्तमान में कांग्रेस के 52 लोकसभा सांसद हैं, इतना भी संख्या बल कांग्रेस पास नहीं है, 10% पे नहीं पाए कि उन्हें मुख्य विपक्षी पार्टी का भाजपा दर्जा दे देती, वो भी नहीं दिया हुआ है। तो आगे हम देखेंगे कि अभी लगभग 1 साल से ऊपर का समय बचाओ लोकसभा चुनाव में। अभी फरवरी चल रहा है, मार्च में चुनाव, अगले साल मार्च में चुनाव स्टार्ट होगा, अप्रैल तक चुनाव चलेगा और बेसिकली मई तक चुनाव जाएगा और फिर उसकी काउंटिंग होगी। अगर भाजपा को कांग्रेस हराना है तो कांग्रेस को गठबंधन अपना जो जिनका अपना बेस वोट है वो मजबूत करना पड़ेगा। जो कांग्रेस एक समय समर्थक थे, जो कांग्रेस में वोट करते थे, आज कांग्रेस से छिटक के दूर जा चुके हैं। कांग्रेस का साथ समस्या क्या है कि कांग्रेस जो काडर है वो सिर्फ चुनाव टाइम पे एक्टिव होता है। भाजपा साथ सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि भाजपा का जो काडर है, जो भाजपा जो कार्यकर्ता है, वो हमेशा चुनाव मोड में रहते हैं और हमेशा जो है वो चुनाव तैयारी में लगे रहते हैं। ये जो बेसिक फर्क है भाजपा कांग्रेस बीच में, इस खाई को कांग्रेस को पाटना पड़ेगा। अगर कांग्रेस को पाट नहीं पाएगी तो भाजपा से पार भी नहीं पाएगी, ये भी एक सच्चाई है। आज के बस इतना ही, अगले दिन हम लोग फिर दूसरे मुद्दे बात करेंगे। इसके अलावा मेरा आपसे निवेदन है, कृपया आप लोग इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।